जल्दी आ जाओ जल्दी। आज ना मैं थोड़ी सी जल्दी छोड़ूंगा क्लास, शार्प 6 बजे छोड़ दूंगा, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा काम है, जाना है। खुशी मैं देख पा रहा हूँ कई लोगों ने नाचना शुरू कर दिया, चलो ठीक है, पूरे 45 मिनट फिजिक्स नहीं बोलनी पड़ेगी। चलो आओ। लास्ट क्लास में भाई प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स हम लोगों ने पढ़ लिया था और यूनिट नंबर 3 जो है वो हम लोगों ने खत्म कर दी। आज स्टार्ट करेंगे भाई यूनिट नंबर 4 और 12वीं क्लास की सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल यूनिट में आपका स्वागत है। ये मोस्ट डिफिकल्ट लगेगी आपको। इट इज लाइक रोटेशनल मोशन ऑफ क्लास 11। नहीं, वो आपने जो रोटेशन पढ़ा है ठीक है, अगर आपको मुश्किल नहीं लगा दैट्स वेरी गुड। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर इसमें से एक दो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल फंस गया पेपर में तो वो ऑटोमेटिकली पेपर के लेवल को डिफिकल्ट बना देगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से समझें। इस चैप्टर में बहुत सारी डेरिवेशंस भी हैं, बहुत सारी से मेरा मतलब है तकरीबन 17 डेरिवेशन है इस चैप्टर में। तो उस लिहाज से थोड़ा सा जब डेरिवेशंस का पार्ट आएगा तो तुमको थोड़ी सी बोरियत भी महसूस होगी। पर दुख की बात यह है कि उन डेरिवेशंस के बीच में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। यूनिट नंबर 4 का क्या नाम है? ऑल्टरनेटिंग करंट। इन शॉर्ट में इसे हम लोग बोलते हैं एसी। पहले समझो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्या स्टार्ट कर रहा हूं। इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर। ये एक यूनिट है और हम बोल रहे हैं इस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? सबसे पहला चैप्टर है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा चैप्टर है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। सो ऑल इन ऑल ये 3 चैप्टर हैं, ईएमआई, एसी और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ठीक है, ये 3 चैप्टर हैं। ये तीनों चैप्टर मिल करके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 और 7 बनाते हैं। ये दोनों चैप्टर मिलके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 बनाते हैं। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे ईएमआई से, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। फिर हम जाएंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे, ये रट्टे वाला पार्ट है। और फिर हम लौट करके वापस आएंगे बीच वाले पोर्शन पे, एसी पे। इसके अंदर वो सारी डेरिवेशंस हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है कि 16-17 डेरिवेशन इसमें हैं, ठीक है। और उस पर न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। यूनिट पेपर में पूछी जाती है लगभग 6 या 7 नंबर की, जिसमें बहुत ज्यादा चांस है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन बने इस चैप्टर में से, और वो भी यहां से। 5-5 नंबर के 2 डिवाइसेस हैं इसमें, तो यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आने का चांस काफी रहता है। अब चांस रहता है, इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आएगा ही आएगा। तुम सोच के जाओ अपने घर से कि मैं तो रट्टा मार के चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, और वो एज इट इज पूछ ले, कोई जरूरी नहीं है। एक बार 5 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया था ट्रांसफॉर्मर, तो बच्चों को लगता है इंपॉर्टेंट का मतलब है कि अपन रट के जाएगा, वहां पे एज इट इज छाप देगा, वो इंपॉर्टेंट है। मास्टर ने ये तो कहा ही नहीं था कि न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। पहले पेज पे ये लिख लो, फर्स्ट पेज पे पता लग जाएगा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। और हम आज शुरुआत करेंगे ईएमआई से।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं ईएमआई। ठीक है, ये हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे। थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा मैं इस वाले चैप्टर को, थोड़ा स्लो कर दूंगा रफ्तार, मैग्नेटिज्म जितना तेज नहीं पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हें पल्ले पड़ जाए। और इसके बाद हमारी पहली बुक जो है वो समाप्त जो है हो जाएगी, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। और सेकंड बुक में मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। नहीं सच्ची ऐसे मतलब मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ तुम लोगों पे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम तंग हो जाओगे। सेकंड बुक में तुम्हें सच में मज़ा आएगा। सेकंड बुक स्कोरिंग बुक, कम पढ़ना है, ज़्यादा नंबर आएंगे। इसमें ज़्यादा पढ़ना है, कम नंबर आते हैं। इसमें दिमाग लगता है ना, पहले वाले पार्ट में दिमाग लगता है, वो है कहाँ? नहीं है बेटा, खाली है बेटा, एकदम एम्प्टी, एम्प्टीनेस। भाई हो गया, शुरू करें प्रोग्राम। हाँ जी, शुरू करें। ईएमआई आज ना एकदम जो जैसे कहते हैं ना बेसिक पार्ट है इस चैप्टर का, वो बेसिक पार्ट हम लोग आज कवर करेंगे कि हम बेसिकली करना चाह क्या रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। और इससे पहले कि हम लोग कुछ पढ़ें, आप लोग सबसे पहले एक हेडिंग लिखें, मैग्नेटिक फ्लक्स 5B। देखो मैंने पूरा मैग्नेटिज्म तुम लोगों को पढ़ाया और पूरे मैग्नेटिज्म में मैंने तुम्हें गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी पढ़ाया, पर पूरे मैग्नेटिज्म में मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि वहां उसका कोई काम है ही। मैग्नेटिक फ्लक्स का काम यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। अच्छा, जिन लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उन लोगों को ये पता होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। कौन व्यक्ति हमें बताएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमारा क्या तात्पर्य है? जेसिका ने आज थोड़ी सी दिखाई है, बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। पाठक सर कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? सर मैंने पाठक सर से बोला, भूसा भी आप ही खा लेना पाठक सर की जगह। पाठक सर बताएंगे। पाठक सर बताइए, कुछ ऐड करेंगे? पाठक सर के पिताजी से बात करनी पड़ेगी, इन्होंने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी है, पढ़ाई से कोई नाता नहीं। मुखली सर, परपेंडिकुलर, ये एक छोटा सा शब्द था। The total number of electric field lines passing perpendicularly through a closed surface is electric flux. Is electric? भाई किसी भी क्लोज सरफेस में से जितनी फील्ड लाइंस की संख्या परपेंडिकुलरली पास हो रही हो, हम उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इसी परिभाषा में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जगह हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर दें तो क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लिखेंगे जरा, द टोटल नंबर ऑफ magnetic field lines, the total number of magnetic field lines passing through a closed surface, perpendicularly constitutes magnetic flux. फुल स्टॉप। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था और वो हम लोगों ने गॉस लॉ से भी पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स का भी एक फॉर्मूला होता है 5B
फॉर्मूला होता है NBA cos थीटा। इसकी कोई डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, तुमको सीधा सीधा याद करना है, लिखो नहीं, पहले जरा देख लो दो तीन बातें। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या, NBA cos थीटा। इसमें n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, B क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, A क्या होता है, एरिया, और थीटा एंगल बिटवीन व्हाट, B एंड A। अच्छा, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इट इज B वेक्टर डॉट ऑफ, दोनों बातों का मतलब सेम है। और मुझे लगता है 12वीं में इतनी गहराई में पहुंच चुके हो कि ये बात तुमको समझ में आएगी कि डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। तो इसको हम लोग वेक्टोरिकली लिख सकते हैं B वेक्टर डॉट ऑफ A वेक्टर। एक बार पेपर में सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, ये सवाल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे भी कई बार पूछा गया है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, जो कि उसके फॉर्मूले से बनती है। मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट होती है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है, वेबर। अब ध्यान रखना, सुनो, मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट वन वर्ड है, ये आसानी से याद हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट वन वर्ड है नहीं। पूछा जाता है पेपर में इलेक्ट्रिक, और बच्चा लोग क्या लिख डालते हैं, मैग्नेटिक, क्योंकि ये जुबान पे चढ़ जाएगी आसानी से, थोड़ा सा ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक पूछिए या मैग्नेटिक, तो SI यूनिट होती है वेबर। CGS यूनिट जो होती है, ये आज तक आई नहीं है लेकिन मैं फिर भी बताए दे रहा हूं, CGS यूनिट होती है मैक्सवेल, MW। और एक वेबर जो होता है वो 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू। एक और चीज, हम इसी फॉर्मूले से मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अगर हम डायमेंशंस निकालने की सोचें तो भाई नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है भाई, MA-1 T-2। और एरिया की डायमेंशन क्या होती है भाई, L का स्क्वायर। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन बनी ML2 T-2 A-1। ठीक, इसकी डायमेंशन आ गई मैग्नेटिक फ्लक्स की। एक बार एक सवाल देखा था मैंने, वो सवाल मेरे जहन में अभी तक है, एकदम सेट है इसी डायमेंशन के ऊपर। वो सवाल मैं तुम्हें बता देता हूँ, किसी स्कूल के पेपर में पूछा गया। अब क्योंकि स्कूल वाले और CBSE वाले तो हमारे बच्चों को वैज्ञानिक समझते हैं, उन्हें लगता है कि बच्चे इतना तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। पहले मैं तुम्हें सवाल बताता हूँ। सवाल है, प्रूव दैट the SI unit of magnetic flux can be volt second। कह रहा साबित करो कि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो SI यूनिट है वो वोल्ट सेकंड भी हो सकती है। आओ साबित करें, हम तुमसे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं रखे, टेंशन मत लो। यहां देखो कैसे साबित करेंगे। क्या इस डायमेंशन से हम phi को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, ML2 T-2 अपॉन में A। A-1 है ना, तो उसको नीचे लेके उसको A लिख सकते हैं। अच्छा, ML2 T-2 बेटा मेरे हिसाब से वर्क की डायमेंशन होती है, एनर्जी की भी सेम डायमेंशन। और A जो है बेटा, ओ बेटा वो करंट की डायमेंशन है। किसकी डायमेंशन है बेटा, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बेटा वर्क अपॉन चार्ज बराबर क्या होता है बेटा, पोटेंशियल। तो वर्क बराबर क्या बनेगा बेटा, चार्ज इनटू में पोटेंशियल। तो हम वर्क को क्या लिख सकते हैं बेटा, QV। और करंट को क्या लिख सकते हैं बेटा, चार्ज अपॉन टाइम। याद है कुछ, I बराबर Q बाय E।
I बराबर Q बाय, तो हम करंट को लिख दें Q और T को ले जाएं ऊपर, Q ने Q को, पोटेंशियल की SI यूनिट, टाइम की SI यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट, एंड हेंस प्रूव। तो ये इनोवेशन चाह रहा था एग्जामिनर तुमसे कि ये इनोवेशन तुम एग्जाम में बैठे बैठे कर लो, क्योंकि तुम नहीं कर पाए तो हमने कर दी। बात समझ में आई? उतार डाल फटाक से। क्या हेडिंग है भाई? ये वही फैराडे है, माइकल फैराडे, लेकिन हमको पढ़ना है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब देखो, समझो बात को। फैराडे ने क्या किया? फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था ये अपन लोग समझते हैं। फैराडे ने क्या किया भैया, एक ना कॉइल ली, ठीक है, और इस कॉइल से उसने एक गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, और इस कॉइल के सामने उसने एक मैग्नेट को रखा। सिचुएशन समझ आई? सबसे पहली बात, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इतनी बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? स्मॉल करंट को मेजर कर सकता है, या मैं बहुत शांति से कहूं तो कह सकता हूं गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। अगर करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर बताएगा, डिफ्लेक्शन देगा। करंट नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब ये सेटअप किया उसने, और उसके बाद में उसने क्या किया, इस मैग्नेट को ऐसे और ऐसे मूव कराना स्टार्ट किया। ये मैग्नेट ली उसने, वो पहले तेजी से इसको अंदर की तरफ ले गया कॉइल के आर पार। जैसे ही वो मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके आया, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दे दिया। अब ये बात तय है कि गैल्वेनोमीटर तभी डिफ्लेक्शन देगा जब करंट होगा। इसका मतलब मैग्नेट के मोशन में आने से पक्का इस कॉइल में कुछ करंट बन। अब वो मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में ले गया। जब वो मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में ले गया, गैल्वेनोमीटर ने दोबारा से डिफ्लेक्शन दिखाया, लेकिन अब की बार डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। फिर उसने इस मैग्नेट को तेजी से मूव करना शुरू किया। उसने जितनी तेजी से मैग्नेट को मूव किया, गैल्वेनोमीटर ने उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और फिर फाइनली उसने मैग्नेट को मूव कराना बंद कर दिया। जब उसने मैग्नेट को मूव कराना बंद कर दिया तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाना भी। मैंने जो तुम्हें बताया ये उसकी एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन, ये ऐसा हुआ। तुम भी कर सकते हो अपने घर पे कॉपर की तार से, सिर्फ कॉपर की तार से, ठीक है, मोटी कॉपर की तार से, तार पतली ना हो, है ना। तुम भी कर सकते हो, ऐसा होगा। और मैग्नेट स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। तुम भी कर सकते हो, ऐसा होगा। अब फैराडे के दिमाग में बात आई, बोला भाई क्यों हो रहा है ऐसा। इतनी बात तो उसको समझ में आ गई कि जरूर कुछ ना कुछ मैग्नेट की मोशन से हो रहा है। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये उसने समझने की कोशिश करी, और इस ऑब्जर्वेशन के लिए उसने एक कारण बताया। क्या कारण बताया वो सुनो।
फैराडे बोला ये मैग्नेट है तो इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी और एक से ज्यादा ही होगी। अब मैं तो यहां पे दो ही बना रहा हूं, अनगिनत होंगी और उनमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल के अंदर से भी पास हो रही होंगी। उसने बोला जब मैं मैग्नेट को पास लेके आता हूं, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, जब मैं मैग्नेट को पास लेके आता हूं, कॉइल में से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बदलेगी। जब फील्ड लाइंस की संख्या बदलेगी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। और फैराडे ने इसी को आगे चल के नियम बना दिया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की संख्या बदल रही है तो पक्का करंट बनेगा। पक्का क्या बनेगा? यही ऑब्जर्वेशन आगे चल के फैराडे का पहला लॉ बनी। और ध्यान से सुनो फिर से, उसने ये नहीं कहा कि फील्ड लाइंस की संख्या घटी या बढ़ी, उसने कहा फील्ड लाइन की संख्या बदली। तो जब तुम चुंबक को पास लाओगे तब भी फील्ड लाइन की संख्या बदलेगी और जब चुंबक को दूर लेके जाओगे तब भी फील्ड लाइंस की संख्या बदलेगी। उसने बोला बदलाव अगर होगा कभी भी तो करंट बनेगा। बदलाव अगर होगा तो करंट। अब इसमें तुम दिमाग लगा के सोच सकते हो इसी एक्सपेरिमेंट में कि बदलाव कई तरीके से मुमकिन है। मैं यहां कॉइल को फिक्स रख के मैग्नेट को चला रहा हूं, मैं मैग्नेट को फिक्स रख के कॉइल को भी चला सकता हूं। अगर मैं मैग्नेट को फिक्स रख के कॉइल को चलाना शुरू कर दूं तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बदलेगी और इसमें करंट बनेगा। हो सकता है मैं किसी को ना चलाऊं और मैं सिर्फ इस मैग्नेट को यहां रख के ऐसे घुमाना शुरू कर दूं। जब मैं घुमाऊंगा तो फिर से इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बदलेगी और बदलेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट बनेगा। अच्छा, अगर मेरे अंदर कॉमन सेंस है, जो तुम्हारे अंदर तो शायद ही है बट मेरे अंदर तो है, और मैं कहूं कि मैं इस मैग्नेट को ऐसे ना घुमा के, मैग्नेट दो तरीके से घुमाई जा सकती है बालक, एक तो ऐसे एक ऐसे अपनी ही एक्सिस पे। अगर मैं इस मैग्नेट को अपनी ही एक्सिस पे घुमाऊं तो मुझे लगता है कोई फ्लक्स चेंज और उस कंडीशन में कोई करंट नहीं। ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। ये फैराडे का क्या था? इस एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा निकला उस नतीजे को ही कहा गया EMI। ध्यान से देख, द फेनोमेना टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। फिर से सुन ले, द फेनोमेना टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो याद कर, मैंने तेरे को MCG पढ़ाया था और उसमें एक प्रिंसिपल पढ़ाया था। Whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque and vice versa। लिखवाया था, vice versa का मतलब भी तो बताया था। मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रख के तू चलाएगा तो इसमें क्या बनेगा? करंट। और अगर तू इसको करंट देगा तो इसमें क्या लगेगा? तो उसी का अपोजिट प्रिंसिपल डिस्कवर किया किसने? फैराडे। बात समझ में आई? अरे यार हाँ ना तो बोलो। अब फैराडे का एक्सपेरिमेंट ये लिख लो और अपने शब्दों में जो इसके ऑब्जर्वेशन है बेशक से हिंदी में लिख लो, ये तुमसे कोई पूछेगा नहीं। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Faraday's laws of electromagnetic induction। लिखो फर्स्ट लॉ। whenever
the amount of magnetic flux whenever the amount of magnetic flux linked with a coil changes, comma, an EMF is induced in it. An EMF is induced in it. Full stop. The induced EMF will last so long. The induced EMF will last so long as the change in magnetic flux continues. As the change in magnetic flux continues. Full stop. पढ़ के देखो, पहले पढ़ो. पढ़ा? कहता है जब कभी भी किसी भी कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बदलेगी उसमें ईएमएफ बनेगा. तुम लोग सोच रहे होगे करंट क्यों नहीं लिखा? करंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि करंट का बनना इस बात पे डिपेंड करता है कि सर्किट क्लोज्ड है या नहीं. हो सकता है सर्किट ओपन हो, तो ओपन सर्किट में क्या बन जाएगा? ईएमएफ. और अगर सर्किट क्लोज है तो क्या बन जाएगा? करंट. लेकिन फैराडे ने किसका इस्तेमाल किया था? ईएमएफ का. हम लिख रहे हैं उसका लॉ, तो हम एज इट इज वही लिखेंगे जो उसने बोला है ना. ये इस ऑब्जर्वेशन पे आधारित है कि जब उसने मैग्नेट को मूव कराया तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदला तो गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखाया? डिफ्लेक्शन. अगली लाइन क्या करेगी? अगली लाइन कहती है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ तब तक ही रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा. एक बार फ्लक्स ने चेंज होना बंद किया, ईएमएफ का बनना बंद. ये इस ऑब्जर्वेशन पे आधारित है कि जब तूने मैग्नेट को मूव कराना बंद कर दिया तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन देना भी क्या कर दिया? बंद. मैग्नेट को मूव कराना बंद मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना क्या हो गया? बंद. फ्लक्स का चेंज होना बंद तो डिफ्लेक्शन आना बंद, यानी कि ईएमएफ बनना भी बंद. क्या ये बात समझ में आई? यही फर्स्ट लॉ है. यही कौन सा लॉ है? अब लिख सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ लिखेंगे. द ईएमएफ इंड्यूस्ड is directly proportional. The EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. The rate of change of magnetic flux linked with the coil. Full stop. ये क्या कह रहा है लॉ कह रहा है कि ईएमएफ का बनना इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी तेजी से चेंज हो रहा है. ये इस बात पर आधारित है कि जब उसने मैग्नेट को तेजी से मूव कराना शुरू किया तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन भी क्या दिया? ज्यादा. मैग्नेट को तेजी से मूव कराने का क्या मतलब है? कि फ्लक्स तेजी से चेंज हो रहा है.
मतलब फ्लक्स जितनी तेजी से चेंज होगा ईएमएफ उतना ही ज्यादा बनेगा। यही कह रहा है कौन सा लॉ, सेकंड लॉ के ईएमएफ का बनना मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की रफ्तार पे डिपेंड करता है। अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाएंगे तो इक्वलिटी, यहां पे फॉर्मूला बनता है माइनस d∅v बाय dt। ईएमएफ का फॉर्मूला बनता है माइनस d∅v बाय dt। ये माइनस क्यों आया ये हम अभी बताएंगे, लेकिन पहले फॉर्मूला लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका न्यूमेरिकल बनेगा आगे चलकर, है ना। अगर डायरेक्टली ईएमएफ पूछ ले और फ्लक्स दिया हो तो फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करके ईएमएफ आ जाएगा, है ना। फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करके क्या आ जाएगा, ईएमएफ। और हमको उम्मीद है कि डिफरेंशिएशन आ जाएगा। मतलब अब भी अगर किसी को नहीं आ रही है डिफरेंशिएशन तो वह अव्वल दर्जे का बेशरम आदमी है, ये हमें मान लेना चाहिए। नहीं, अब कोई बताएगा भी नहीं। अब मैं सवाल, पता है ऐसा बोलने से क्या फायदा हो गया, अब मैं सवाल कराऊंगा, डिफरेंशिएशन आएगी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं, एकदम स्मूथ चलेगी क्लास, समझ रहे हो बात को। अब इस बात के ऊपर आ जाए कि यार ये माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन इसके लिए भैया, हे मेरे भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे भैया, हेडिंग लगा दो, 7 सितारा लॉ है लेंज लॉ। आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास इसी पर पूरी बिताएंगे, इसके सवाल भी करेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया। हेडिंग लिखो, कौन सा लॉ पाठक साहब, लेंज लॉ। कौन सा लॉ, देखो सुनो, फिजिक्स में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता लगाने के लिए दो ही लॉ हैं। इंड्यूस्ड करंट मतलब वो करंट जो पैदा हुआ करंट की डायरेक्शन पता लगाने के दो ही नियम हैं। फ्लेमिंग अंकल का सीधे हाथ का रूल जो कक्षा 10 में पढ़ा, फादर मदर चाइल्ड, और दूसरा हमारा प्यारा लेंज। एक्चुअली लेंज लॉ की जो एप्लीकेशन है वो फ्लेमिंग अंकल के राइट हैंड के रूल से ज्यादा है। वो कुछ लिमिटेड कंडीशंस में ही लगता है, लेंज लॉ हर कंडीशन में लगता है। लेंस फॉर्मूला नहीं, लेंज लॉ, लेंस में एस आता है, इसमें क्या आ रहा है, जेड, जेड, लेंज लॉ। कौन सा लॉ, तो लिख लो लेंज लॉ भाई, इतना सा तो लिख लो, क्या करता है लिख लो, यह इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है। यह इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है। यह इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है, मतलब काम तो समझ आ गया। ये क्या करता है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता। अब सुनो, लेंज लॉ जो है, ध्यान से सुनना, लेंज लॉ जो है, पहले एक बात बताओ, मोहब्बतें, ये एक पिक्चर है, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और 3-4 पता नहीं पागल किस्म के एक्टर, किसने ये पिक्चर देखी है? आज का होमवर्क ये है, पिक्चर देखनी है। पूछो क्यों, पूछो। हाँ, क्योंकि लेंज लॉ जो है मोहब्बतें का अमिताभ बच्चन है। हाँ, लेंज लॉ मोहब्बतें का। अगर किसी ने पिक्चर देखी है, मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं फिल्म का, स्पॉइलर, यस, यही पता था तेरे को। पिक्चर में ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन की पुत्री होती है, शुद्ध हिंदी में हम बात करेंगे। ऐश्वर्या राय को शाहरुख खान से प्रेम हो जाता है, तुम्हारे वाला रोज होता है तो उसे भी हो जाता है। अमिताभ बच्चन एक विद्यालय जिसका नाम है गुरुकुल, उसका प्रिंसिपल है। बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, बहुत जबरदस्त स्ट्रिक्ट। वो अपने विद्यालय में कोई परिवर्तन पसंद, तो उसे ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान का प्रेम पसंद, और ऐश्वर्या राय मर जाती है।
अब हमें ना तो ऐश्वर्या राय से कोई मतलब, ना साले शाहरुख खान से कोई मतलब, हमें जो मतलब है अमिताभ बच्चन से है। कि लेंस लॉ जो है वो मोहब्बतें फिल्म का कौन है? अमिताभ बच्चन। क्यों? अमिताभ बच्चन को परिवर्तन पसंद नहीं था। लेंस लॉ को भी परिवर्तन पसंद नहीं है, इसको भी परिवर्तन अच्छा नहीं है। ये बात लिख लो, ये दिशा निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ही लिख लो, याद ऐसे ही रहेगा। मोहब्बतें फिल्म का अमिताभ बच्चन है और इसको जो है परिवर्तन पसंद नहीं, बिल्कुल भी इसको भाई जो है परिवर्तन दूर दूर तक पसंद नहीं। समझ रहे हो? लेंस लॉ को एक और बात से समझाया जा सकता है। अगर तुम मतलब देखो, फिजिक्स तो सीखनी है, तुम समझते हो बात है। आज क्या काम करें, सारे लड़के घर जाके अपने पापा से लड़ाई कर लें और सारी लड़कियां घर जाके अपने मम्मी से, आज हो जाए ढिसुम ढिसुम, सिर्फ लड़ाई नहीं करनी, मार पिटाई करनी। तो सुनो, अरे मतलब तुम समझो, अगर बेटा बाप को मारे तो वो लेंस लॉ को ओबे कर रहा है। किसको ओबे कर रहा है? अगर बेटा बाप की उठा उठा के धुनाई कर रहा खूब, हालांकि ऐसा होगा नहीं, अपोजिट केस इज ट्रू, तुम जानते हो इस बात को। अगर ऐसा हो जाए तो वो कौन से लॉ को ओबे कर रहा है? लेंस। कौन से लॉ को? इतनी सी बात केवल याद रखें लेंस लॉ के बारे में, दो बातें कि ये इंड्यूस करंट की दिशा बताता है, पहली बात। दूसरी बात, इसे परिवर्तन पसंद। ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे दिशा निकालें, इस पर हम अगली कक्षा में इन डिटेल में चर्चा करेंगे। अगली पूरी क्लास लेंस लॉ के नाम समर्पित है। ठीक है, आज हम